एक जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ये फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब काम इजी करता है एक सॉफ्टवेयर की वजह से। ओके, यूज किया तुमने इससे पहले कभी? ऐसा मैं कंपनी में जस्ट लॉन्च हुआ है, इतना यूज नहीं हुआ है। मतलब तुम्हारी कंपनी में अभी इम्प्लीमेंट किया है? हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। राइट, तो फर्स्ट जो है एसएपी, क्या फुल फॉर्म होता है एसएपी का, बता सकते हो? सिस्टम एप्लीकेशन एंड, ओके। कब स्टार्ट हुई थी ये कंपनी? 1990 72 1972। ओके, देखो फर्स्ट एसएपी, स्क्रीन दिख रही है ना आप सबको? शुभम? यस सर। ओके, यस, देखो फर्स्ट एसएपी, एसएपी का फुल फॉर्म क्या है फिर? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। राइट, क्या है एसएपी का फुल फॉर्म? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ओके, और अभी ये जो है ये सॉफ्टवेयर का नेम भी है और कंपनी का नेम भी क्या है? एसएपी। राइट, जैसे अभी ये जो सॉफ्टवेयर है एसएपी, ये किस कंपनी ने रिलीज किया था? एसएपी एसई, इस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर मार्केट में रिलीज किया था। और जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो इसका नेम क्या था? पहले एसएपी एजी था, बाद में चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया? एसएपी एसी। जैसे पब्लिकली लिस्ट कर दी उन्होंने ये कंपनी, तो उसके बाद क्या हुआ? एसएपी एजी से उन्होंने एसएपी एसी कर दिया। राइट, और ये जो कंपनी है ये कब स्टार्ट हुई थी फिर? 1972 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। राइट, और जब उन्होंने फर्स्ट प्रोडक्ट जो उनका रिलीज किया था, तो फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा रिलीज किया था उन्होंने? R1। राइट, उसके बाद R2। राइट, R2, और इसके बाद क्या था? थर्ड प्रोडक्ट उन्होंने रिलीज किया था R3। और जब ये R3 प्रोडक्ट इन्होंने रिलीज किया था तो ये जो सॉफ्टवेयर है इनका, ये कंप्लीटली बन चुका था एक ERP। राइट, जब R3 उन्होंने लॉन्च किया तो ये सॉफ्टवेयर क्या बना था? एक कंप्लीट R3 पैकेज ये बना था, सॉरी, एक कंप्लीट ERP पैकेज ये बना था। राइट, तो ERP क्या होता है? ERP बता सकते हो? सुना है इससे पहले कभी? सुना होगा, क्या होता है ERP? ERP 9 सुना है, राइट? क्या होता है ERP 9? टैली का वर्जन है, राइट? ओके, क्या मतलब होता है इसका? ERP का मतलब क्या होता है? जैसे एसएपी मतलब हमने देखा सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, ये एसएपी का फुल फॉर्म है। उसी तरह से ईआरपी जो है, ईआरपी का भी फुल फॉर्म है, क्या है पता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। राइट, ईआरपी मतलब क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। राइट, किस लिए यूज किए जाते हैं ये सॉफ्टवेयर? ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं किस लिए यूज किए जाते हैं? किसके लिए? टैली, हाँ, टैली की ईआरपी सॉफ्टवेयर है। जैसे एचसीपी की ईआरपी सॉफ्टवेयर है, उसी तरह से टैली भी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। राइट, लेकिन ये ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है कंपनी में, किस लिए यूज किए जाते हैं? जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, किस लिए करते हो? वीडियोस देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, कॉलिंग के लिए, चैटिंग के लिए। राइट, उसी तरह से अब ये जो सॉफ्टवेयर अगर यूज किए जाते हैं किसी कंपनी में, तो इसका भी कोई पर्पस होगा। यस, किस लिए होगा इसका यूज? डेटा का क्या क्या करना पड़ेगा? डेटा स्टोर करने के लिए। ओके ओके, देखो फर्स्ट जो है इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है फिर? यस, इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? इंटरप्राइज मतलब ये क्या होता है? कंपनी, फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन। राइट, उसके बाद रिसोर्सेस, क्या होता है ये रिसोर्सेस? मतलब कौन से होते हैं रिसोर्सेस कंपनी में, पता है? रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्स मतलब
जैसे इंटरप्राइज मतलब क्या होता है, कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्सेज मतलब क्या है, फिर उस कंपनी में जो मैन पावर है, मटेरियल, मनी, मशीनरीज, मार्केटिंग मेथड, ये सभी क्या है उस कंपनी के रिसोर्सेज। देन प्लानिंग, प्लानिंग मतलब क्या होगा, फिर वेल यूटिलाइजेशन। ओके, प्लानिंग मतलब क्या होगा, वेल यूटिलाइजेशन। तो देखो ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ये ईआरपी सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किए जाते हैं, फिर एक कंपनी में जो भी रिसोर्सेज है, मतलब रिसोर्सेज कौन से, मटेरियल, मैन पावर, मनी, मशीनरी, मार्केटिंग मेथड, ये एक कंपनी के अंदर जो रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज की वेल प्लानिंग या वेल यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो है ये ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। ओके, और एसएपी क्या है, फिर ये एक ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। जैसे एसएपी जो ये इनका एक प्रोडक्ट है, सॉरी ईआरपी जो इनका ये एक प्रोडक्ट है। ओके, इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है इनके, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे और कौन कौन से प्रोडक्ट है इनके, जैसे ईआरपी जो है ये एक प्रोडक्ट है, राइट। ईआरपी ये एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा और कौन सा है, एससीएम, ओके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अलावा सीआरएम, ये होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पीएलएम, ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, राइट। या इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है एसएपी के अवेलेबल। जैसे B1 है, अगेन B1 किस लिए होता है, सेम ये ईआरपी की तरह ही है, लेकिन स्मॉल स्केल कंपनी जो है उसमें यूज किया जाता है B1, राइट। ये सभी क्या है, ईआरपी, एससीएम, सीआरएम, पीएलएम, B1, ये सभी क्या है एसएपी के प्रोडक्ट है। ओके, उसमें से हम जो देख रहे हैं वो क्या है, ईआरपी। ओके, उसी तरह से अभी जैसे ये ईआरपी जो है, इस ईआरपी में बहुत सारे सब मॉड्यूल्स है, राइट। जैसे आपने सुना होगा फीको, एमएम, एसडी, पीपी, क्यूएम, डब्ल्यूएम, ये सभी कहाँ पे आते हैं तुम्हारे, इस ईआरपी में वो सब मॉड्यूल आते हैं। उसी तरह से एससीएम जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी क्या है ईआरपी की तरह ही एक प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट में भी क्या होता है, और कुछ सब मॉडल्स आते हैं, जैसे एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट, राइट। ये किस में आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, राइट। और भी उसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, राइट। लेकिन उसका आपको कुछ लेना देना नहीं है अभी। अभी आपको कौन सा सीखना है, सिर्फ फीको, फाइनेंस सीखना है आपको, राइट। बस ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एसएपी सीख रहे हो तो एसएपी कितना बड़ा है, या एसएपी के कौन कौन से प्रोडक्ट है, ये भी आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। तो ये याद रखना, ओके। और इसके अलावा अभी जैसे एसएपी जो है, एसएपी ने क्या किया था, जब उनका प्रोडक्ट, ये थर्ड प्रोडक्ट जो लॉन्च किया था उन्होंने R3, तो ये क्या बना था, कंप्लीटली एक ईआरपी सॉफ्टवेयर। और ईआरपी सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किए जाते हैं, फिर एक कंपनी के अंदर जो रिसोर्सेस होते हैं वो रिसोर्सेस मैनेज करने के लिए ये ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, याद रहेगा ये। यस। और देखो अभी एसएपी जो है, एसएपी क्या है, फिर ये एक कंपनी है जो ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, राइट। लेकिन इसके अलावा क्या एसएपी ये सिंगल ऐसी कंपनी है क्या मार्केट में कि जो एक कंपनी के रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, कौन कौन से और इसके अलावा, यस माइक्रोसॉफ्ट है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है कौन सा है, डायनामिक 365 से, 365 नेम से आता है, ओके, ईआरपी उनका। यस, और कौन सा है, उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो है उसे T65 भी कहा जाता है, T365, ओके, डायनामिक 365 प्रोडक्ट है उनका ही। यस, और कौन सी कंपनीज हैं जो ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, ओरेकल, यस ओरेकल, यस ओरेकल, इसे क्या कहा जाता है, ओरेकल फाइनेंस भी कहा जाता है, ओके, ठीक है। ओरेकल और टैली, टैली, जो टैली की जो कंपनी है ये ओरेकल की ही है, ओके, मतलब ओरेकल ने ही परचेस किया है टैली को, ओके। इसके अलावा और कौन सी है, बान, राइट। देन जेडी एडवर्ड, ओके, जेडी एडवर्ड। उसके बाद सेज, ओके, सेज, वर्कडे, सर्विस नाउ, पीपलसॉफ्ट, ओके। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी जो मार्केट में अवेलेबल है, जो कि एक कंपनी इसको ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है उनके रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए, राइट। कौन कौन से फिर वो कंपनी, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाली कंपनी। अभी ये जो है D365 ये किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का, किसका, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ओके, यस। और इसके अलावा और भी जो बहुत सारी कंपनी है, जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा ओडो, आपने सुना होगा ODOO, ओडो, मतलब पुणे में भी बहुत सारी होल्डिंग्स लगी है उनकी,
राइट। तो वो भी किस लिए यूज किया जाता है, कंपनी के रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए। लेकिन वो किस लिए, मतलब कौन से कंपनी के, जो स्मॉल स्केल कंपनीज होती है उसके लिए यूज किया जाता है, जैसे ओडो हुआ, इसके अलावा टैली। ओके, ये सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, लेकिन कहाँ पे, जो स्मॉल स्केल कंपनीज है उन कंपनी, राइट। और देखो फिर कौन कौन से यहाँ पे ईआरपी प्रोवाइडर कौन कौन से, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल, टैली, बान, जेडी एडवर्ड, सेज, पीपलसॉफ्ट, सर्विस नाउ, सेज, वर्कडेज। ओके, तो इससे बहुत सारे ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है मार्केट में अवेलेबल है, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, तो वो कौन सा यूज किया जाता है, एसएपी, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। क्या रीजन होगा फिर इसके पीछे, क्यों यूज किया जाता होगा ये सबसे ज्यादा? यस, इजीली एक्सेसिबल है, ओके, और इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है। एंडरिंग टू यूज। इजी टू यूज नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड भी नहीं है न्यू पर्सन के लिए। देखो एसएपी का सॉफ्टवेयर जो है इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, सच में अगर बता दो आपको, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो बिजनेसेस मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, इसलिए वो इतना इजी नहीं है, न्यू कमर के लिए इतना इजी नहीं है इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है सबसे ज्यादा यूज करने का? ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, अंडरस्टैंड होने के लिए भी इजी नहीं, फिर भी कंपनी में ज्यादा यूज किया जाता है, क्यों? अभी जो है कुछ कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने कम कर दिया S/4HANA में। एसएपी सभी इसमें काम करता है। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब पूरे पूरे प्रोसेसिंग यूनिट को एक ही जगह जोड़ता है। ओके ग्रेट। और मतलब सभी बिजनेस प्रोसेस आप एक ही सिंगल सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर सकते हो एसएपी की सॉफ्टवेयर में। ओके, और क्या हो सकता है? यस, देखो फर्स्ट जो है, फर्स्ट रीजन क्या है इसके पीछे, तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी की सर्विस अवेलेबल है 180 प्लस कंट्रीज में ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ओके, वर्ल्ड वाइड जितनी कंट्रीज है उसमें से 180 प्लस कंट्रीज में ये सॉफ्टवेयर की सर्विस अवेलेबल है। और देखो कई बार क्या होता है कि मतलब हम क्या प्रेफर करते हैं एज अ कस्टमर, किसी ऐसे कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना हम प्रेफर करते हैं जिसकी सर्विस हमारे नियर बाय अवेलेबल हो। जैसे आप देखो मोबाइल भी परचेस करने जाते हो या कोई लैपटॉप भी परचेस करने जाते हो, तो आप क्या सर्च करते हो कि इस कंपनी की सर्विस सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल है क्या, राइट। जैसे अगर आप देखोगे हमारे इंडिया में या स्पेशली अगर पुणे में अगर आप देखोगे तो क्या होता है, तुम्हें यहाँ पे लैपटॉप का अगर देखोगे, डेल, लेनोवो, राइट, या इंटेल, सॉरी इंटेल नहीं, डेल, लेनोवो, इनके जो स्टोर अगर आप देखोगे, सर्विस सेंटर्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अवेलेबल है पुणे में, राइट। लेकिन इसी तरह से अगर आप दूसरा देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ईएमएसआई का अगर आप देखोगे, तो ईएमएसआई के स्टोर यहाँ पे अवेलेबल है क्या, सर्विस सेंटर अवेलेबल है क्या? हार्डली एक या दो सेंटर्स अवेलेबल होंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी एमएसआई के। तो यूजर कौन सा प्रेफर करेगा यहाँ पे, इन जो एमएसआई है, एमएसआई भी बेस्ट है, राइट, लेकिन गेमिंग के लिए वो बेस्ट है। लेकिन यूजर क्या प्रेफर करेंगे यहाँ पे, अगर वो गेमिंग के लिए भी ले रहे हैं तो वो दूसरा कोई प्रेफर करेंगे, इस तरह से वो प्रेफर करेंगे कि उसकी सर्विस जो है नियर बाय अवेलेबल है, अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है तो वो इजिली वहां पे जाके रिजॉल्व कर सके, राइट। तो इसी तरह से क्या होता है, अगर इस कंपनी की सर्विस 180 प्लस कंट्रीज में अगर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, उस कंट्री में जो कंपनीज है कुछ ना कुछ कंपनी तो उसका यूज करेगी, राइट। तो ये जो है ये सबसे बड़ा रीजन है इसके पीछे, कि सबसे ज्यादा अगर यूज किया जाता है तो ये एक बड़ा रीजन है इसके पीछे, राइट। और इसके अलावा सेकंड क्या है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो 44 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ओके, 44 डिफरेंट लैंग्वेजेस इसमें अवेलेबल है, जो भी लैंग्वेज तुम्हें कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में तुम ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। जैसे अभी क्या होगा, कई बार जो है मान लो कुछ लोग जो है, जैसे मान लो जापानीज लोग, जो मान लो उन्हें इंग्लिश नहीं समझ आती, तो वो क्या करेंगे, जापानीज में अगर वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो वो जापानीज में यूज करेंगे। अगर जो लोगों को मान लो इंग्लिश जापानीज समझ नहीं आती, वो क्या करेंगे, इंग्लिश में यूज करेंगे। ओके, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आते तो आप हिंदी में यूज कर सकते हो, लेकिन हिंदी में यूज करना थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पे एज कम्पेयर टू इंग्लिश। जितनी इंग्लिश आप समझ पाओगे उतनी हिंदी इस सॉफ्टवेयर की नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की हिंदी है, उतनी हम यूज नहीं करते और समझ भी नहीं पाओगे, मतलब इतनी हार्ड है हिंदी इसमें समझ, राइट। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप भी हिंदी इंग्लिश में यूज करोगे।
ओके, तो और क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? यस, ठीक है, ये तो दो हुए। क्या है? फर्स्ट, इसकी सर्विस जो है 180 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है। इसके अलावा 44 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये यूज कर सकते हो। और इसकी लेगेसी जो है वो 51 ईयर्स की लेगेसी है। मतलब ये कंपनी को जो मार्केट में अभी तक 51 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, मतलब 51 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये कंपनी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे देखो, स्टार्ट कब हुई थी ये? 1972 में स्टार्ट हुई थी, राइट? तो 51 ईयर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? और इसीलिए ट्रस्ट कर पाना किसी कंपनी पे ये आसान हो जाता है, किसी भी कंपनी के लिए। अगर ये कंपनी 50 साल से मार्केट में अवेलेबल है तो कोई भी कंपनी क्या करेगी? इजीली इस पे ट्रस्ट कर सकती है, इनका जो सॉल्यूशन है उस पर ट्रस्ट कर सकती है। और एक रीजन क्या है इनके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करने का? और एक रीजन क्या है? तो इनका जो सॉफ्टवेयर है वो लगभग 1 लाख, ये जो सॉफ्टवेयर है ये कंपनी इस पे ट्रस्ट करने का और एक रीजन क्या है? तो 4.5 लाख कस्टमर्स इनके वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। कितने? 4.5 लाख कस्टमर्स है इनके अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, राइट? और ऑलमोस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनी जो होती है, तो ऑलमोस्ट सभी कंपनी जो है फॉर्च्यून 500 की, तो वो क्या करती है? एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज करती है किसी ना किसी बिजनेस प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, राइट? अभी ये फॉर्च्यून 500 क्या होता है? तो वर्ल्ड की जो टॉप 500 कंपनीज होती है उसे कहा जाता है फॉर्च्यून 500। तो ये जो फॉर्च्यून 500 है, इसमें क्या किया जाता है? फिर एसएपी का जो सॉफ्टवेयर है ये यूज किया जाता है, राइट? और इसके अलावा और क्या होता है? जैसे यहाँ पे कस्टमर्स कितने हैं एसएपी के? 4.5 लाख ऑलमोस्ट कस्टमर है। अभी और बढ़ चुके होंगे मे बी, जब मैंने देखा था तो इतने थे, राइट? या इसके अलावा इसकी जो सर्विस पार्टनर है, सर्विस पार्टनर मतलब क्या? जैसे एसएपी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले या एसएपी के लिए इम्प्लीमेंटेशन करने वाले, या इसके अलावा जो सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज करने वाली, ऐसी जो कंपनी है वो कितनी है? 2.9 के, मतलब 2900 जो है ये एसएपी के सर्विस पार्टनर है। अभी जैसे अगर आप देखोगे एक्सेंचर, ओके, एक्सेंचर, डिलॉयट, कैपजेमिनी, केपीएमजी, ये सभी क्या है? एसएपी के सर्विस पार्टनर है। और इसी तरह से सर्विस पार्टनर कितने टोटल एसएपी के? 2900 एसएपी के सर्विस पार्टनर है। टोटल कस्टमर्स कितने हैं उनके? 4.5 लाख कस्टमर्स मार्केट में अवेलेबल है। ओके, मतलब एसएपी का जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर, राइट? क्योंकि इसके पास जो प्रोडक्ट, जो बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। ओके, अभी ये जो है ये एग्जांपल के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे दिया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे, राइट? जैसे कॉन्कर है, इसके अलावा कॉन्कर है, उसके बाद अरीबा है प्रोक्योरमेंट के लिए, राइट? उसके बाद बीटीपी अभी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, मतलब बहुत दिन हो गए वैसे लॉन्च करके। मतलब ऑलमोस्ट जो इनके 100 से भी ज्यादा, 100 से ऊपर इनके प्रोडक्ट होंगे सभी। जैसे ईआरपी ये एक प्रोडक्ट है ना, इसी तरह से 100 से ऊपर इनके प्रोडक्ट ही मार्केट में अवेलेबल हो। और अभी हम जो सीख रहे हैं वो कौन सा सीख रहे हैं? ईआरपी में भी मॉड्यूल्स, कौन सा मॉड्यूल? फीको। मतलब ये जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, राइट? अगर आप पूरा देखोगे तो इसके ऊपर क्या आएगा? जैसे ईआरपी है, ईआरपी में क्या आएगा? इसे 34 प्लस मॉड्यूल से ईआरपी में, ओके, ईआरपी में 34 प्लस मॉड्यूल है। और ऐसे ईआरपी की तरह इनके प्रोडक्ट, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट इनके एसएपी के प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, राइट? यस, यहाँ तक क्लियर? यस, ठीक है। तो अभी ये जो ईआरपी है, कौन कौन से मॉडल्स होंगे इसमें? या ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये जो कंपनी है सबसे ज्यादा यूज क्यों किए जाते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे सबसे ज्यादा यूज करने का? ओके, ये यहाँ तक तो हमने देखा। और क्या रीजन हो सकता है? जैसे 180 प्लस कंट्रीज में इनकी सर्विस अवेलेबल है, 44 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। इसके अलावा 51 प्लस ईयर जो इस कंपनी को कंप्लीट हो चुके हैं मार्केट में। कस्टमर कितने हैं? 4.5 लाख। सर्विस पार्टनर कितने हैं? 2.9 के, मतलब 2900। और ऑलमोस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज में जो सभी ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ओके, ये सभी तो है, लेकिन इसके अलावा और क्या रीजन होगा ये सॉफ्टवेयर यूज करने का, या कंपनी जो प्रेफर करती है सॉफ्टवेयर यूज करना, क्यों प्रेफर करती है? ये सॉफ्टवेयर ने 31 बिलियन यूरोस का बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करके दिया था 2023 में। ओके, एंड 4th लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। फोर्थ लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, ओके। लेकिन इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में एक नंबर पे, राइट? राइट।
इसके ऊपर कौन से आते हैं सॉफ्टवेयर में? अगर आप देखोगे फोर्थ पे ये है, तो इसके ऊपर कौन कौन से आती है? यस, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, और वो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये मतलब जनरल सॉफ्टवेयर वो प्रोवाइड करते हैं। अगर स्पेसिफिकली ईआरपी प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे ना, तो एसएपी वो एक नंबर पे ईआरपी सॉफ्टवेयर में। मतलब ईआरपी सॉफ्टवेयर कौन से? कंपनी के बिजनेस मैनेज करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, उसमें एसएपी एक नंबर पे आता है। टफेस्ट कॉम्पिटिटर जो है एसएपी के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद ओरेकल, राइट। और उसके बाद अभी रिसेंटली अगर देखोगे तो सेल फोर्स भी जो है ट्रेंडिंग में आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। और इसके बाद देखो और क्या रीजन है यहाँ पे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है एसीपी का, इसमें तुम क्या कर सकते हो, ऑलमोस्ट कंपनी में जो ईच एंड एवरी बिजनेस एक्टिविटीज की जाती है, वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज तुम मैनेज कर सकते हो एसीपी के एक सिंगल सॉफ्टवेयर के थ्रू, राइट। जैसे अगर आप मेनली देखोगे तो कंपनी में मेन बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी है तुम्हारी ये, ओके, ये कंपनी है तुम्हारी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, किसी भी सेक्टर में ये हो सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ऑयल एंड गैस या मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी सेक्टर में ये कंपनी तुम्हारी हो सकती है। अभी इस कंपनी का तुम्हें बिजनेस मैनेज करना है, ओके। इस कंपनी में जो भी बिजनेस किया जाता है तो वो तुम्हें मैनेज करना है। तो इस कंपनी का अगर बिजनेस मैनेज करना है, ये कंपनी अगर तुम्हें ये रन करनी है, तो ऐसे कौन कौन से मेन एक्टिविटी जो है तुम्हें इसमें करनी पड़ेगी? मेजर एक्टिविटीज क्या रहेगी? रिसोर्सेस, क्या करोगे लेकिन उस रिसोर्सेस? जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे? मान लो तुम्हारी ये कंपनी, क्या क्या करोगे इसमें? मेन पर्पस क्या रहेगा इसका रन करने का? मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना और कस्टमर तक डिलीवर करना प्रोडक्ट्स। मेन पर्पस क्या रहेगा? कोई प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चर करना, और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद वो कस्टमर तक पहुंचाना, ये मेन पर्पस रहेगा, राइट। और अगर ये पर्पस तुम्हें फुलफिल करना है, तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फिर कुछ बिजनेस एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, ओके। और देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक एक प्रोडक्ट अगर तुम्हें बनाना है, एक फाइनल प्रोडक्ट अगर तुम्हें बनाना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल कैसे परचेस करना पड़ेगा। जैसे अभी मान लो इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे रॉ मटेरियल लेकर तुम क्या करोगे, फिनिश प्रोडक्ट तो बनाओगे, लेकिन इसके अलावा भी और क्या होगा कि इस कंपनी में जो भी बिजनेस एक्टिविटीज तुम्हें रन करनी है, तो इस कंपनी में बिजनेस एक्टिविटीज रन करने के लिए तुम्हें कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहाँ से परचेस करोगे प्रोडक्ट या सर्विसेज? एक जो बाहर की कंपनी रहेगी, मतलब ये जो वेंडर रहेगा, इस वेंडर से तुम वो सर्विसेज परचेस करोगे। मतलब देखो मेजर एक्टिविटी जो है तुम्हें यहाँ पे क्या क्या करनी पड़ेगी एक कंपनी में। सबसे पहले क्या होगा? परचेस, परचेज डिपार्टमेंट। हाँ, परचेस डिपार्टमेंट कह सकते हो। परचेस सबसे पहले परचेसिंग तुम्हें करनी पड़ेगी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस तुम्हें यहाँ पे परचेस करनी पड़ेगी। भाई तुम्हारे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, जब तुम कुछ बोल रहे हो ना तो उस समय माइक ऑन करना सिर्फ, और अदरवाइज म्यूट रखो, बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें? परचेसिंग करनी पड़ेगी। एक तो सर्विस परचेस करनी पड़ेगी तुम्हें, नहीं तो रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। सेकेंड क्या होगा यहाँ पे, जब तुम कोई रॉ मटेरियल परचेस करोगे तो वो तुम कहाँ पे यूज करने वाले हो? एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन ऐसा होगा क्या कि तुमने वो प्रोडक्ट लिया है और वो डायरेक्टली तुम यूज कर रहे हो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए? ऐसा हो गया क्या? कुछ दिनों के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा, राइट। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, अगेन स्टोर रिलेटेड एक्टिविटीज होगी, या इसे क्या कहा जाता है? वेयर हाउस मैनेजमेंट भी इसे कहा जाता है, या वेयर हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज भी तुम इसे कह सकते हो, राइट। अगेन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, स्टोर करोगे, इसके बाद अगेन क्या होगा? प्रोडक्शन, क्या होगा? प्रोडक्शन मतलब ही मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जो तुमने रॉ मटेरियल जो लिया था उस रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट तुम बनाओगे, ओके। और फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा तुम्हें? वो प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, राइट। मतलब सेल से रिलेटेड भी एक्टिविटीज तुम्हारी कंपनी में होगी। और अगर सेल कर रहे हो तो सेल करने के बाद अगेन क्या होगा? अकाउंटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज भी होगी, राइट। सेल्स के बाद क्या होगा? अगेन अकाउंटिंग एक्टिविटीज होगी। और अकाउंटिंग एक्टिविटीज के बाद और क्या होगा?
जैसे अकाउंटिंग एक्टिविटीज हो रही है, क्यों करनी पड़ेगी तुम्हें ये अकाउंटिंग एक्टिविटीज? जैसे फर्स्ट क्या किया है तुमने, कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, तो जिस वेंडर से तुमने ये प्रोडक्ट परचेस किया है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस वेंडर को पेमेंट पे करनी पड़ेगी। या इसके अलावा जो तुम स्टोर रिलेटेड एक्टिविटीज अगर कर रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल जो अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो, या कुछ मटेरियल जो है तुम टेस्टिंग के लिए मान लो यूज कर रहे हो, क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ मटेरियल जो है तुम्हारा मतलब खराब हो जाएगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका भी वैल्यूएशन रखना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का मटेरियल तुम्हारा खराब हो चुका है, मतलब टेस्टिंग पर्पज के लिए जो दिया था वो। या इसके अलावा जब प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन में भी क्या होगा, कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो जाएंगे तुम्हारे, तो वो भी तुम्हें स्क्रैप करने पड़ेंगे। तो इस समय तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उन सबके जो है अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। या इसके अलावा अगर तुम सेल कर रहे हो तो किसे सेल करोगे, किसी एक कस्टमर को तुम ये प्रोडक्ट सेल करोगे। और अगर किसी कस्टमर को तुम ये प्रोडक्ट सेल करो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एग्जैक्टली किस कस्टमर को कितने अमाउंट का प्रोडक्ट तुमने सेल किया है, इसके तुम्हें रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। और उसके बाद उस कस्टमर से जो पेमेंट तुम्हें कलेक्ट करनी है, कब तक तुम्हें वो पेमेंट कलेक्ट करनी है, कितनी पेमेंट तुम्हें कलेक्ट करनी है, इसके भी तुम्हें रिकॉर्ड रखने होंगे। और वो कहाँ पे किया जाएगा, फिर अकाउंटिंग में, राइट। और इसके अलावा अगेन क्या होगा, जैसे अगर तुम्हें मान लो ठीक है, एक प्रोडक्ट जो है कंटिन्यूसली तुम बना रहे हो यहाँ पे, लेकिन कंपनी को क्या करना है, अगेन एक कोई न्यू प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करना है, तो उसके लिए अगेन क्या करना पड़ेगा इन्हें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, मेनली अगर तुम्हें कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, तो पहले उस पर रिसर्च की जाती है और उसके बाद वो प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा और फिर मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो ये जो सभी है ये क्या है, एक मेन बिजनेस एक्टिविटीज है। अगर किसी भी कंपनी में अगर तुम देखोगे, चाहे कि वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस में हो, आईटी में हो, या कंस्ट्रक्शन, केमिकल या फार्मास्यूटिकल, किसी भी सेक्टर में अगर वो कंपनी हो, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी में ये जो बिजनेस एक्टिविटीज है, ये सभी बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे कॉमन रहेगी, राइट। हर एक कंपनी में ये बिजनेस एक्टिविटीज जो है कॉमन रहेगी। और फिर यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे अदर सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे, जैसे मान लो ओरेकल जो है, टैली जो है, या ये जो है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365, या बान जो है, या ये जो जेडी एडवर्ड्स है, ये सॉफ्टवेयर क्या है, लिमिटेड है। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, यहाँ पे किसी लिमिटेड एक एक्टिविटी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप इसमें से देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ओरेकल जो है, ओरेकल क्या करता है, मेनली सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो फाइनेंस के लिए करता है, मतलब अभी अदर इसके लिए, अदर एक्टिविटीज के लिए भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग किसमें, वो फाइनेंस में। जैसे टैली भी है, टैली भी किसमें स्ट्रॉन्ग सर्विस किसके लिए प्रोवाइड करता है, फाइनेंस के लिए, लेकिन वो भी क्या है, वो भी लिमिटेड है स्मॉल स्केल कंपनीज के लिए। वो जो बड़ी वाली कंपनी जो है उसके लिए वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, या बड़ी कंपनी जो है वो टैली का सॉफ्टवेयर प्रेफर नहीं करती, क्योंकि वो उतने फीचर जो है उसमें अवेलेबल नहीं है, राइट। इसके अलावा बान अगर आप देखोगे तो बान किस लिए यूज किया जाता है, परचेसिंग के लिए, राइट। ओरेकल, टैली ये किस लिए यूज किए जाते हैं, अकाउंटिंग के लिए। बान किस लिए यूज किया जाता है, परचेस के लिए। इसी तरह से जो सेल्स फोर्स है, सेल्स फोर्स किस लिए यूज किए जाते हैं, फिर जनरली जो सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज जो है, सीआरएम उनका मेन प्रोडक्ट है सेल्स फोर्स का, तो जो सेल्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए सेल्स फोर्स यूज किया जाता है। अगेन पीपलसॉफ्ट है, वो पीपलसॉफ्ट किस लिए यूज किया जाता है, एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, राइट। जैसे अभी मेन बिजनेस एक्टिविटीज में अगर आप देखोगे तो अगेन क्या आता है, यहाँ पे एचआर भी आएगा, क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज अगर हो रही है कंपनी में तो ये कौन करने वाला है, तो मैन पावर करेगी, ह्यूमन रिसोर्स करेंगे वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे मेन बिजनेस एक्टिविटीज में एचआर भी आएगा। और फिर एक कंपनी में एचआर रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है तो वो भी मैनेज करने के लिए एसएपी तुम्हें एक ही सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, मतलब एसएपी के सॉफ्टवेयर में, एक सिंगल सॉफ्टवेयर में ये सभी जो एक कंपनी में मेन बिजनेस एक्टिविटीज की जाती है वो सभी तुम एक सिंगल एसएपी के सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हो। लेकिन वही अगर तुम बाकी के ईआरपी सॉफ्टवेयर देखोगे तो वो क्या करते हैं, लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, राइट। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, ओरेकल, टैली ये दो रहेंगे अकाउंटिंग के लिए, बान जो रहेगा ये मेनली यूज किया जाता है परचेस के लिए। और अभी ये जो कंपनीज है, ये ऐसा नहीं है कि बाकी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, ऐसा नहीं, बाकी के लिए भी करते हैं, लेकिन क्या है, लिमिटेड, ओके। और जो स्ट्रॉन्ग जो साइड है उनकी, वो किस लिए, एक स्पेसिफिक डोमेन में वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एसएपी का क्या है, तो एसएपी सभी जगह पे ये स्ट्रॉन्ग तुम्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जैसे परचेस से लेकर एचआर तक तुम्हें सभी जो
बिजनेस एक्टिविटीज मैनेज करनी है उसके लिए एसएपी तुम्हें एक सिंगल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, एक सिंगल सॉफ्टवेयर में ये सभी सॉल्यूशन जो तुम्हें प्रोवाइड करता है। और फिर इसके लिए क्या होता है एसएपी में, अगर ये सभी जो बिजनेस एक्टिविटीज तुम्हें मैनेज करनी है तो इसके लिए क्या होता है एसएपी में मॉड्यूल्स होते हैं। क्या होता है इसके लिए मॉड्यूल्स, जैसे हर एक बिजनेस एक्टिविटीज के लिए क्या किया है एसएपी ने कुछ मॉड्यूल्स दिए, राइट। और मॉड्यूल जो इसमें मेनली दो टाइप के मॉड्यूल्स आते हैं एसएपी में, मेनली दो टाइप के मॉड्यूल आएंगे। कौन कौन से, फिर वो फर्स्ट है फंक्शनल, ओके, फर्स्ट कौन सा है फंक्शनल और सेकंड है टेक्निकल मॉड्यूल, राइट। कौन फंक्शनल में कौन से होंगे फिर, एस फंक्शनल मॉड्यूल पहले देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। यस ओके, और ठीक है एमएम फिको और पीपी, एस एमएम हुआ और PSP, ओके एचडी, और क्या होता है इसमें, यूएम भी होता है, एचआर होता है या इसे ही कहा जाता है एससीएम, राइट। और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, लगभग इसमें ऐसे जो फंक्शनल मॉडल है 34 प्लस फंक्शनल मॉडल्स इसमें अवेलेबल, राइट। इसमें से अगर आप देखोगे तो ये जो ऊपर के जो 4 है ये जो है ये मेजरली यूज किए जाता है, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ये 4 है। और इसमें से भी सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो है इस चारों में से भी सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है फिको का। क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी कंपनी में मटेरियल तुम्हें परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतनी जितनी चाहिए उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी तो तुम ये मॉडल यूज नहीं करोगे। अगर तुम्हें प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होती है तो तुम पीपी का मॉडल यूज नहीं करोगे। मान लो किसी कंपनी में सिर्फ क्या होता है परचेस और सेल ही होता है, ट्रेडिंग में अगर वो कंपनी है तो उसे प्रोडक्शन करने का कोई सवाल ही नहीं आता, तो वो कंपनी क्या करेगी फिर एमएम फिको एसडी ये 3 मॉडल यूज करेगी। मान लो किसी कंपनी में सेल भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है जनरली, अगर देखोगे तो विदाउट सेल कंपनी चलेगी नहीं, राइट। हाँ, तो मतलब मेनली जो है ये 3 जो मॉडल है ये तुम्हें यूज करने पड़ते हैं अगर आप देखोगे किसी भी कंपनी में तो। और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर ये फिको का जो है क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि बाकी के जो सॉफ्टवेयर बाकी के जो मॉडल है जैसे एमएम है उसके बाद पीपी जो है इसके लिए सॉरी एसडी जो है इसके लिए अल्टरनेटिव अवेलेबल है। जैसे एमएम में मेन बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है, परचेस एंड स्टोर, ये 2 मेन बिजनेस एक्टिविटीज होती है, राइट। और फिको जो होता है फिको में क्या होता है फिर अकाउंटिंग, एमएम का मतलब क्या है फिर मटेरियल मैनेजमेंट, मतलब इसमें मटेरियल परचेस करना और वो मटेरियल स्टोर करना ये मेन एक्टिविटीज रहेगी। फिको जो है ये क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसमें क्या किया जाता है जो भी तुम्हारे मेन बिजनेस एक्टिविटी जो है ये अकाउंटिंग की ये कहाँ पे की जाती है फिको के मॉडल में, राइट। तो मतलब देखो क्या होगा, एक कंपनी जो है विदाउट अकाउंटिंग कोई कंपनी रन हो सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं, राइट। विदाउट अकाउंटिंग किसी कंपनी का बिजनेस रन होना पॉसिबल ही नहीं है, ओके। गवर्नमेंट भी वो अलाउ नहीं करेगा अगर एक कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह अगर वो प्रॉपरली रिलीज नहीं कर रहे मार्केट में, मतलब गवर्नमेंट को अगर वो सबमिट नहीं करे तो कंपनी जो है वो रन ही नहीं हो सकती तुम्हारी, राइट। मतलब ये जो मॉडल है तुम्हें किसी भी कंपनी में देखने को मिलेगा। अगर वो कोई कंपनी एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उस कंपनी में तुम्हें फिको का मॉडल दिखेगा ही दिखेगा। विदाउट इस मॉडल तुम्हारी कंपनी में सॉफ्टवेयर वो यूज ही नहीं होगा, फिको का मॉडल सॉरी एसएपी का सॉफ्टवेयर। लेकिन फिर भी ये डिपेंड होता है, कुछ कंपनीज क्या करती है कुछ स्पेसिफिक मॉडल ही इंप्लीमेंट कर लेती है, वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, राइट। यस, तो ये सभी जो है ये क्या रहने वाले तुम्हारे फंक्शनल मॉडल। कौन कौन से फिर एमएम, एमएम मतलब क्या है फिर मटेरियल मैनेजमेंट। क्या किया जाता है इसमें मटेरियल रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, मतलब मटेरियल परचेस करना या स्टोर करना इसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है ये होगी कहाँ पे एमएम मटेरियल मैनेजमेंट। इसके बाद फिको जो है फिको में क्या होगा, फिको मतलब क्या है फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, ओके। इसमें क्या किया जाएगा फिर एक कंपनी में जो अकाउंटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वो की जाएगी फिको के मॉडल में। अभी इसे हम डिटेल में देखेंगे, हमें इसमें से यही मॉडल देखना है फिको, तो हम इसे डिटेल में देखेंगे कि और क्या क्या होता है उसमें, राइट। देन है पीपी, पीपी में क्या होगा, पीपी मतलब क्या होता है प्रोडक्शन प्लानिंग। क्या किया जाएगा एग्जैक्टली इसमें, किस चीज की, प्रोडक्शन की, हाँ।
प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाएगी। मतलब देखो कैसे कैसे प्लानिंग एग्जैक्टली मतलब क्या हो जाएगी इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो है तुम्हारा उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी आती है, सपोज मार्केट में डेली रिक्वायरमेंट मान लो आती है 1000 क्वांटिटी की। तुम्हें क्या करना होता है, एक प्रोडक्ट जो है मार्केट में मान लो सेल करना है तुम्हें 1000 क्वांटिटी, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी कितना रखना पड़ेगा तुम्हें, पर डे 1000 ही प्रोडक्शन रखना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन तुम्हारा कम होगा तो मार्केट में सप्लाई भी तुम उतना नहीं कर पाओगे, जितनी मार्केट की डिमांड है उतनी तुम सप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर दिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1000 क्वांटिटी का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे ठीक है 1000 क्वांटिटी का तुम प्रोडक्शन करोगे, लेकिन क्या इतना आसान है कि ये 1000 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना डायरेक्टली, मतलब तुम ऐसा डिसाइड कर सकते हो क्या कि ठीक है हमें 1000 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है, स्टार्ट सभी मशीन स्टार्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा क्या? इसके लिए और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी, जैसे तुम्हें लेबर देखना पड़ेगा, उसके लिए प्रोडक्शन के लिए तुम्हारे पास उतनी मशीन्स अवेलेबल है क्या वो देखनी पड़ेगी। हर एक मशीन पर आवर या पर डे कितना प्रोडक्शन कर सकती है वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा। जैसे मान लो 10 मशीन है तुम्हारे पास, तो 10 मशीन क्या करती है, सपोज तुम्हारी 90 क्वांटिटी का प्रोडक्शन सपोज करती है पर डे, तो टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है तुम्हारा 900 का ही हो रहा है, राइट। तुम्हें कितना करना है 1000 का करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी एक मशीन एक कंटिन्यूस अगर चल रही है तो 90 का ही प्रोडक्शन हो रहा है, राइट, पर डे, तो ऐसे 900 का प्रोडक्शन तुम्हारा हो रहा है, लेकिन तुम्हें कितना करना है 1000 का करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर तुम्हें कुछ प्रोविजंस करने पड़ेंगे, नहीं तो मशीन की जो स्पीड है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कुछ तो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी तुम्हें। मतलब इस तरह की जो प्लानिंग है यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग में की जाती है। इसके अलावा भी तुम्हें ये जो 100 प्रोडक्ट का मतलब 100 प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन तुम्हें करना है, तो इसके लिए तुम्हें क्या लगेगा, अगेन रॉ मटेरियल भी लगेगा, राइट। तो रॉ मटेरियल जो है, जैसे एक एक कंपोनेंट अगर तुम्हें बनाना है, एक फाइनल प्रोडक्ट अगर तुम्हें बनाना है, तो इसके लिए नंबर ऑफ रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश प्रोडक्ट तुम्हें यूज करने पड़े। जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक मोबाइल भी अगर तुम्हें बनाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें इसके लिए चाहिए डिस्प्ले, बॉडी उसकी चाहिए, इसके बाद जो कैमराज है, बैटरीज है, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट जो तुम्हें एक प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। तो वो सभी तुम्हारे पास अवेलेबल है क्या, उस मतलब जितनी चाहिए उतनी ही क्वांटिटी में वो अवेलेबल है क्या, वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा, राइट। और इसके लिए क्या किया जाता है, एमआरपी रन की जाती है, एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, राइट, पीपी में। ये तुम्हें जरूरी नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए याद रखो, ठीक है। उसके बाद एसडी जो है, एसडी में क्या होगा, एसडी का मतलब क्या होगा वो पहले वो बताओ, एसडी मतलब क्या होता है, क्या होता है एसडी का मतलब? यस, यस का मतलब सेल्स, और डी का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब देखो ये जो मॉडल है इसमें क्या किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा इस मॉडल में, मेन एक्टिविटीज क्या रहेगी? यस, नहीं, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट, फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर। एडवर्टाइजिंग का सेल्स में नहीं आता है वैसे, मतलब यहाँ पे तो नहीं आता है सेल्स, वो मार्केटिंग की अलग अलग डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग का। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हर एक कंपनी में देखोगे तो वो टीम क्या होती है, मार्केटिंग की सेपरेट होती है, राइट। यहाँ पे सेल्स का, यहाँ पे मतलब क्या रहेगा सेल्स का, कि एक कस्टमर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी ये कंपनी, तुम इसमें क्या कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो मान लो तुम मोबाइल इस कंपनी में बना रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो मोबाइल तुम बना रहे हो, ये मोबाइल तुम्हें किसी एक कस्टमर को यहाँ पे सेल करने पड़ेंगे। तो ये जो एसडी का जो मॉडल है, इस एसडी के मॉडल में क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो कस्टमर है तुम्हारा, ये कस्टमर क्या करेगा, पहले यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करेगा तुम्हारे कंपनी में मोबाइल के लिए, फिर तुम्हें वो ऑर्डर के लिए कोटेशन भेजने पड़ेंगे अगेन यहाँ पे। और पहले वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, ये कस्टमर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा कि उसे जो मोबाइल परचेस करना है वो कितने प्राइस से वो सेल कर रहे, राइट। तो यहाँ पे पहले कोटेशन होगा, देन इंक्वायरी, उसे मतलब कोटेशन एक भेजा जाएगा, पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद कोटेशन भेजा जाएगा, फिर सेल्स ऑर्डर, उसके बाद सेल्स ऑर्डर करने के बाद वो जो प्रोडक्ट है उस कस्टमर को भेजा जाएगा उसके एड्रेस पे, और कस्टमर को अगर प्रोडक्ट भेजा है तो बाद में उससे पेमेंट भी कलेक्ट की जाएगी, राइट। मतलब देखो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें क्या होगा, एक कस्टमर से ऑर्डर लेने से लेकर उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट
डिलीवर करने तक की जो प्रोसेस होती है वो सभी प्रोसेसेस मैनेज की जाएगी तुम्हारी एसडीके मॉडल। या इसके बाद अगर मान लो कुछ रीजन की वजह से वो कस्टमर प्रोडक्ट अगर तुम्हें रिटर्न कर देता है तो वो रिटर्न लेने का भी जो है वो भी इसी में रहेगा, एसडी में, राइट। यस, इसके अलावा क्यूएम, क्या होगा क्यूएम में? यस, क्या होगा क्यूएम में? क्यूएम मतलब क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट। क्यूएम मतलब क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या होगा फिर इसमें, कैसे मैनेज करोगे क्वालिटी, या किस चीज की क्वालिटी मैनेज करोगे यहाँ पे? देखो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, तुमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट प्रोडक्ट एक बनाया है कोई, ओके, तो क्या वो प्रोडक्ट डायरेक्टली तुम कस्टमर को भेज दोगे क्या? पहले क्या करोगे, उसकी क्वालिटी चेक करोगे, मतलब अगर वो बेटर क्वालिटी का है तो ही तुम कस्टमर को मार्केट में भेजोगे, राइट। और नहीं तो इससे क्या हो सकता है, कंपनी का नेम भी डैमेज होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर मान लो कोई फार्मा का प्रोडक्ट है तो उससे कस्टमर पे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए पहले यहाँ पे क्या किया जाएगा, अगर तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट की पहले क्वालिटी चेक की जाएगी, क्वालिटी चेक करने के बाद ही वो प्रोडक्ट मार्केट में भेजा जाएगा, राइट। या इसके अलावा अगेन क्या होगा, जैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मान लो परचेस कर रहे हो तुम प्रोडक्ट को, परचेस करने के बाद तुम उसे स्टोर करोगे, या स्टोर करने के बाद तुम इसे यूज करोगे प्रोडक्शन के लिए। क्या ऐसा होगा क्या कि डायरेक्टली तुमने मटेरियल परचेस किया और डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए तुम यूज कर रहे हो? पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी कस्टमर ने तुम्हें अगर कोई खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट भेजा है तो तुम वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज नहीं करोगे। तुम पहले क्या करोगे, उसकी क्वालिटी चेक करोगे कि क्वालिटी कैसी है, अगर अच्छी क्वालिटी रही तो ही तुम उसे यूज करोगे, अदरवाइज तुम उसे रिटर्न करोगे या रिप्लेस करोगे। ओके, क्लियर फिर यहाँ तक? yes. और लास्ट में जो होता है एचआर, एचआर का मतलब क्या है फिर? एचआर मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, या इसे क्या कहा जाता है? एचसीएम। एचसीएम मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, यस, इसका मेन पर्पस क्या रहेगा फिर? तो ये मतलब जो वर्क फोर्स जो है एक कंपनी में, तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैनेज करना, जैसे इम्प्लॉय जो है, इम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग डेट, ओके, या उनके पे रोल्स मैनेज करना, राइट, या उनकी पेमेंट जो है यस वो मैनेज करना, या इम्प्लॉयज की ऑनबोर्डिंग, राइट, उनकी ट्रेनिंग, ये सभी चीजें जो है ये मैनेज की जाती है एचसीएम में। ओके, यस, तो ये इस तरह से सभी जो है फंक्शनल मॉडल, जो और भी बहुत सारे फंक्शनल मॉडल्स इसमें अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई यूज किए जाते हैं तो वो ये है, राइट। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे पीएलएम होता है, ओके, प्लांट मेंटेनेंस, या इसके अलावा टीएम होता है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, राइट, एएल होता है, सॉरी एलई होता है, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, राइट। उसके बाद डब्ल्यूएम होता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट, जैसे बहुत सारे और भी फंक्शनल मॉडल जो इसमें अवेलेबल है, राइट। तो ये फंक्शनल मॉडल्स हुए। इसके अलावा और क्या होता है इसमें? टेक्निकल मॉडल्स भी होते हैं। तो टेक्निकल मॉडल कौन कौन से होते हैं फिर? यस, क्या होता है? अबैप और बेसिस और यस, अबैप अगेन क्या होता है? सिक्योरिटी होता है। उसके बाद एएलई होता है, राइट, आईएस होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। अबैप मतलब क्या होता है? ये एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। और इसमें मेनली क्या किया जाता है, तो देखो जैसे एसएपी के ये जितने भी प्रोडक्ट बने, राइट, जो ये जो प्रोडक्ट मैंने तुम्हें बताया, जैसे ईआरपी, सीआरएम, एससीएम, पीएलएम, पी1, ये सभी जो प्रोडक्ट बने, कैसे बने ये सभी प्रोडक्ट? तो अबैप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ये सभी प्रोडक्ट बनाए गए। कैसे बने वो सभी प्रोडक्ट? फिर अबैप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। अबैप क्या है फिर? ये सेम जिस तरह से तुम्हारी जावा, सी, सी प्लस प्लस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह से अबैप भी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ये एसएपी के जितने भी प्रोडक्ट है, ओके, ये जो सभी प्रोडक्ट है एसएपी के, ये सभी प्रोडक्ट कैसे बनाए फिर? अबैप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ये सभी प्रोडक्ट बनाए, राइट। इवन आपका ये जो मॉड्यूल जो है, ये फंक्शनल मॉड्यूल, ये भी जो मॉड्यूल बनाए, ये कैसे बनाए फिर? अबैप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। ओके, इसके बाद होता है बेसिस। बेसिस में क्या होगा फिर?
यस, देखो बेसिस में मेन क्या रहेगा, यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट मतलब क्या, जैसे अगर तुम एसीपी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उस सॉफ्टवेयर के लिए तुम्हें एक यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, और तुम्हें यूजर आईडी पासवर्ड जो बना के देना है तो वो किसे देना पड़ता है, बेसिस कंसल्टेंट को, राइट। वो कैसे बनाए जाते हैं यूजर आईडी पासवर्ड, वो रहेगा बेसिस में। या इसके अलावा किस यूजर को कौन से ट्रांजेक्शन का ऑथराइजेशन देना है, ये भी किसके पास होता है, बेसिस के पास। जैसे मान लो तुम यहाँ पे वर्क कर रहे हो फिको में, राइट। जैसे मान लो तुम्हें एक बिजनेस एक्टिविटीज दी जाती है कंपनी में, अकाउंट पेएबल की या अकाउंट रिसीवेबल की, तुम्हें बिजनेस एक्टिविटीज हैंडल करने के लिए कंपनी में सपोज ले लिया जाता है, तो तुम्हें वहां पे क्या किया जाएगा, सिर्फ वही ऑथराइजेशन तुम्हें दिए जाएंगे कि जिस एक्टिविटी के लिए तुम्हें हायर किया है या जिस रोल पे तुम वर्क कर रहे हो। जैसे अगर तुम वर्क कर रहे हो अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेएबल पे, तो तुम्हें बस उतने ही एक्टिविटीज का एक्सेस दिया जाएगा, बाकी के लिए तुम्हें एक्सेस नहीं रहेगा। ओके, यस, ये कहाँ पे रहेगा फिर, बेसिस में। या इसके अलावा अगेन क्या होगा, जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में तुम्हें क्या करना पड़ता है, अगेन रिपोर्ट जनरेट करते हैं, कुछ ऑटोमेटिक रिपोर्ट तुम्हें जनरेट करने पड़ते हैं, डेली रिपोर्ट, वो भी किया जाएगा इसमें। मतलब बैकग्राउंड जॉब तुम्हें शेड्यूल करने होते हैं, वो भी कहाँ पे होता है, बेसिस पे। या इसके अलावा तुम ये जो डेटा सेव कर रहे हो, जितना भी डेटा तुम जनरेट करोगे, जैसे मान लो तुम कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ सेल्स इनवॉइस या मान लो तुम परचेस इनवॉइस तुम पोस्ट कर रहे हो, राइट। तो उसका सभी जो डेटा है, वो डेटा भी क्या किया जाएगा, एक डेटाबेस में सेव किया जाएगा। तो ये एग्जैक्टली जो डेटा है तुम्हारा, वो एग्जैक्ट किस डेटाबेस में वो डेटा सेव करना है, तुम्हें कितने दिनों तक वो सेव रखना है, या यस, ये जो सभी इंफॉर्मेशन जो होती है, या ये जो सभी एक्टिविटीज जो होती है, वो किस में की जाती है, बेसिस मॉडल में की जाती है, राइट। इसके बाद सिक्योरिटी, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो है सही रहे, तुम्हारा ये डेटा जो उसमें वो सही रहे, वो कहाँ पे डिसाइड किया जाता है, कहाँ पे होती है उसकी एक्टिविटी, सिक्योरिटी के मॉडल पे। इसके अलावा अगेन क्या होता है, एएलई। एएलई मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन लिंक इनेबलमेंट। इसमें मेन क्या किया जाता है, जैसे अभी तुम यहाँ पे मान लो क्या कर रहे हो, इस कंपनी में तुम एसीपी का सॉफ्टवेयर सपोज यूज कर रहे हो, यहाँ पे तुम एसीपी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा कस्टमर जो है, मान लो वो टैली का सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा कस्टमर क्या कर रहा है, टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तुम्हारे कंपनी में, एसीपी का सॉफ्टवेयर। तो इसमें से तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो तुम यहाँ पे क्या करो, इस कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करो, और सेल करने के बाद क्या होगा, तुम्हें एक बिल भी भेजना होता है कस्टमर को। तो मान लो तुम्हें क्या करना है, इस एसीपी के सॉफ्टवेयर में से डायरेक्टली वो बिल भेजना है तुम्हें टैली के सॉफ्टवेयर पे। तो इस समय क्या किया जाएगा, ये जो दो सॉफ्टवेयर है, ये दो सॉफ्टवेयर के जो इंटरफेसेस है, ये कनेक्ट करने पड़ेंगे, और वो मेनली कहाँ पे होता है, यहाँ पे इस मॉडल में, एप्लीकेशन लिंक इनेबल। इसमें क्या होता है, क्रॉस एप्लीकेशन भी इसे कहा जाता है, क्रॉस एप्लीकेशन भी इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जनरली जो दो सॉफ्टवेयर होते हैं, उन दो सॉफ्टवेयर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो लिंक बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं यहाँ पे एएलई में, राइट। और इसके अलावा है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा फिर, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जनरली जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह तुम्हारे बनाए जाते हैं ना, जैसे मान लो एक मंथ के लिए तुम्हें रिपोर्ट देखना है सेल्स का, कि तुमने एक मंथ में कितना सेल किया है, या किसी एक कस्टमर का तुम्हें रिपोर्ट देखना है कि एक कस्टमर को कितना प्रोडक्ट सेल किया है, या एक वेंडर के लिए तुम्हें रिपोर्ट देखना है कि एक वेंडर से एक मंथ में कितने बार तुमने प्रोडक्ट परचेज किया है और कितने अमाउंट का प्रोडक्ट परचेज किया है। तो इसके रिपोर्ट जो तुम्हें कहाँ पे मिलेंगे, आईएस, इंफॉर्मेशन सिस्टम में। यस, तो ये सभी जो है फंक्शनल मॉडल और टेक्निकल मॉडल जो है अवेलेबल है यहाँ पे एसएमबी में, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जितने जो मेजरली यूज किए जाते हैं वो एक ओवरव्यू में हमने यहाँ पे देखा। यहाँ तक कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस अगर तुम्हें हो तो पूछ सकते हो। नहीं, यहाँ तक कुछ क्लियर, सभी यहाँ तक याद रहेगा। ये क्या है, यहाँ पे 44 लैंग्वेजेस है, ओके, और ये 51, यस, ओके, मतलब है याद, अभी तक तो याद है, ठीक है। ओके, अभी इसके बाद देखो, अभी हमें इसमें से कौन सा मॉडल देखना है, फिको हमें इसमें से देखना है, राइट। क्या होता है फिको, बता सकते हो, क्या फुल फॉर्म है फिको का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, ओके। और देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग जो है फिको, ओके, और फिको इसे कहाँ पे कहा जाता था, ईसीसी में,
इसे फिको कहाँ पे कहा जाता था, ईसीसी में। S/4HANA में इसका नाम भी चेंज हुआ है। पहले इसे फिको जो इसे ये कहाँ पे कहा जाता था, ईसीसी में। इसे अभी क्या कहा जाता है S/4HANA में, S/4HANA फाइनेंस। ओके, सेम जो पहले फिको था उसका ही नेम अभी चेंज होके क्या हुआ है, S/4HANA फाइनेंस। अगर तुम्हें कहीं पे S/4HANA फाइनेंस दिखेगा तो ये मत सोचना कि ये कुछ अलग ही है। S/4HANA फाइनेंस मतलब ही क्या है, फिको। फिको मतलब ही है S/4HANA फाइनेंस। ओके, और यहाँ पे जो फिको है, फिको का फुल फॉर्म क्या है फिर, FI। यस, फर्स्ट जो है ये दोनों पहले क्या थे, एसीसी में दो सेपरेट मॉडल थे। FI एंड CO पहले क्या थे, दो सेपरेट मॉडल थे। FI ये सेपरेट था, CO ये भी सेपरेट था। इसमें से FI का मतलब क्या है फिर, यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और CO का मतलब क्या होगा इसमें, बता सकते हो? देखो दोनों, कंट्रोलिंग। यस, दोनों भी अकाउंटिंग पर्पस के लिए ही यूज किए जाते हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बता सकते हो? दोनों में अकाउंटिंग ही होती है, लेकिन पर्पस अलग अलग है। एफआई में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं एंड कंट्रोलिंग में हम लोग इंटरनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ओके, एग्जांपल बता सकते हो उसका? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मतलब जो हमारी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जो ट्रांजैक्शन करती है उसका रिकॉर्ड करना। एंड कंट्रोलिंग मतलब जो हम इंटरनली ट्रांजैक्शंस करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट को कोई चीज़ लगी तो वो कितना क्वांटिटी कितना लगा वो रिकॉर्ड करना, ऐसे। ओके, सही है। देखो क्या होता है यहाँ पे, FI जो है, FI में क्या किया जाता है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। या आप ऐसा कह सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसलिए यूज किया जाता है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। अभी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मतलब क्या होगा एग्जैक्टली तो देखो, अभी यहाँ पे मान लो तुम्हारी एक कंपनी है। ओके, ये कंपनी फॉर एग्जांपल तुम्हारी, और इसमें क्या होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे परचेस डिपार्टमेंट है। ओके, अगर यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, या यहाँ पे मान लो तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, नेम भी मैं दे देता हूँ उसे। सपोज यस, ये कौन सा डिपार्टमेंट है तुम्हारा, सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये कौन सा है, स्टोर डिपार्टमेंट। और ये कौन सा है, सपोज परचेस डिपार्टमेंट है तुम्हारा। और ये कौन सा है, अगेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, ये कौन सा है तुम्हारा, परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये है सेल्स डिपार्टमेंट। इस तरह से क्या होगा, एक कंपनी में तुम्हारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे। उसके अलावा अगेन क्या होगा, HR डिपार्टमेंट रहेगा। ऐसे मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट तुम्हारे रहेंगे। लेकिन अभी ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसका मेन पर्पस क्या रहेगा फिर, जैसे अभी मान लो तुम्हारी ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे कुछ वेंडर्स रहेंगे तुम्हारे, राइट। ये क्या है, वेंडर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेन एक कस्टमर, देन यहाँ पे तुम्हारे कंपनी की बैंक्स जो रहेंगी, या कंपनी के जो इन्वेस्टर रहेंगे। तो इस कंपनी के, आपके इस कंपनी के, इनके साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे वेंडर के साथ, ओके, इस वेंडर या यहाँ पे जो कस्टमर है, ओके, कस्टमर, इसके बाद बैंक, राइट। इनके साथ जो तुम्हारे कंपनी के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वेंडर, कस्टमर, बैंक, ये जो इन्वेस्टर है, इनके साथ जो तुम्हारे कंपनी की ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन, इसे क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ये सभी ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहे हैं, तुम्हारे कंपनी के बाहर। जैसे यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल तुम क्या करते हो, वेंडर जो है, इस वेंडर से कुछ प्रोडक्ट जो मान लो तुम परचेस कर लेते हो। क्या करते हो तुम, यहाँ पे इस वेंडर से कोई कंज्यूमेबल प्रोडक्ट तुम परचेस करते हो। तो क्या होगा इसमें, जैसे तुम इस वेंडर से कोई प्रोडक्ट परचेस करोगे, वो प्रोडक्ट लेके तुम कहाँ पे स्टोर करने वाले हो, स्टोर डिपार्टमेंट में, राइट। और जैसे मान लो तुमने इसमें क्या किया है, एक 50,000 रुपीज का कोई कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जो है मान लो परचेस किया है। जैसे स्टेशनरी जो है मान लो तुमने यहाँ पे परचेस किया है, कितने अमाउंट की, सपोज 50,000 रुपीज की स्टेशनरी प्रोडक्ट तुमने परचेस किया है। किससे परचेस किया है, ये वेंडर से। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, राइट। इसके रिकॉर्ड तुम्हें रखने पड़ेंगे। और फिर ये जो रिकॉर्ड रखे जाएंगे, तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे रखे जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी क्या होता है,
कुछ सब मॉडल्स होते हैं। क्या होता है इसमें भी कुछ सब मॉडल्स होते हैं, उसमें से जो ये जो रिकॉर्ड तुम रखोगे, वेंडर के जो रिकॉर्ड रखोगे वो कहाँ पे आएंगे, अकाउंट पेएबल में। इसमें आएंगे वो अकाउंट पेएबल में। बस इतना याद रखना अभी के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होगा, जो कंपनी के बाहर के जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इंटरनल जो ट्रांजैक्शन है, मतलब इस कंपनी के अंदर जो तुम्हारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, कंट्रोलिंग में, राइट। जैसे एग्जांपल अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, वेंडर से कुछ मटेरियल परचेस कर रहे हो तो ये आएगा तुम्हारा अकाउंटिंग में। ओके, ये परचेस करने के बाद स्टोर कहाँ पे कर रहे हो तुम, इस स्टोर डिपार्टमेंट में वो 50,000 रुपीज का प्रोडक्ट तुम स्टोर करोगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोडक्ट तुमने किस लिए लिया है, कंपनी में यूज करने के लिए। अरे तुम्हारे कंपनी में ये यूज करने के लिए तुमने प्रोडक्ट लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है तुम्हारी कंपनी में, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे वो डिपार्टमेंट प्रोडक्ट यूज करेंगे, राइट। जैसे अभी मान लो इसमें से सेल्स डिपार्टमेंट जो है, ये सेल्स डिपार्टमेंट क्या कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे 10,000 रुपीज का एक प्रोडक्ट यूज करता है। सपोज क्या होगा, यहाँ पे जो 50,000 का प्रोडक्ट तुमने परचेस किया था वेंडर से, तो उसमें से 50 में से 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट जो है मान लो ये यूज किया है किसने, सेल्स डिपार्टमेंट में। अगेन मान लो यहाँ पे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लो 5,000 रुपीज का एक प्रोडक्ट यूज कर, राइट। यस, क्या हो रहा है यहाँ पे, सेल्स डिपार्टमेंट कितने अमाउंट का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, सपोज 10,000 रुपीज का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने का कर रहा है, 5,000 रुपीज का। इसी तरह से क्या होगा, बाकी सभी डिपार्टमेंट जो यहाँ पे ये मटेरियल यूज करेंगे। और मटेरियल यूज कर रहे हैं मतलब ये क्या हो रहा है, एक तरह से यहाँ पे तुम्हारे एक्सपेंस हो रहे हैं। इस डिपार्टमेंट पे, सेल्स डिपार्टमेंट पे 10,000 एक्सपेंस हुए, अगेन इस डिपार्टमेंट पे 5,000 एक्सपेंसेस हुए, राइट। मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो ये जो एक्सपेंसेस इस डिपार्टमेंट पे तुम्हारे हो रहे हैं वो तुम्हें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। या इस डिपार्टमेंट में से जो रेवेन्यू तुम्हें जनरेट हो रहा है वो भी तुम्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जो इंटरनल ट्रांजैक्शन है वो तुम्हारे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, राइट। और देखो लास्ट में तुम्हें क्या करना होता है, बैलेंस शीट तुम्हें बनानी पड़ती है। बैलेंस शीट के लिए तुम्हें क्या चाहिए फिर, एसेट और लायबिलिटीज। और जो इसके अलावा क्या होता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के लिए क्या चाहिए तुम्हें, इनकम और एक्सपेंसेस, मतलब इनकम कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितने हुए, इसके बेसिस पे तुम्हारे बनता है पे एंड एल स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर इसीलिए तुम्हें, कि तुम्हारे इस कंपनी में एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं ये तुम्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद रेवेन्यू कितना हो रहा है या इनकम कितनी हो रही है ये भी तुम्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तब जाके तुम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हो। क्लियर ये, यस। और अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, फिर ये जो तुम यूज करने वाले हो, एक मिनट, ये क्लियर है ना, इंटरनल एक्सटर्नल। अभी देखो जब तुम ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करोगे तो इसमें क्या होगा, कुछ सब मॉडल्स है। जैसे पहले हमने क्या देखा, एसीपी। एसीपी के अंदर कौन कौन से मॉडल्स होते हैं वो हमने देखा। एसीपी के अंदर फिको, ये क्या है, ये एक मॉड्यूल है। लेकिन इस फिको के अंदर, मतलब फिको जो है ये दो अलग अलग सेपरेट मॉड्यूल है। एफआई ये अलग मॉड्यूल है और सीओ ये अलग मॉड्यूल है। लेकिन ये कहाँ पे था, सेपरेट ईसीसी में। अभी S/4HANA में क्या हुआ, ये दोनों भी मर्ज हुए, कंबाइन हुए, राइट। तो फिर भी हम क्या करेंगे, इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए सेपरेटली देखेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। अभी जो एफआई जो है, एफआई में क्या होता है, कुछ सब मॉडल्स है। और कौन कौन से सब मॉडल, तो फर्स्ट सब मॉडल इसमें जीएल। क्या है जीएल मतलब, जीएल मतलब क्या होता है, जनरल लेजर। जीएल मतलब होता है जनरल लेजर, ओके। और इसके अलावा नेक्स्ट जो सब मॉडल्स इसमें वो है एपी। एपी मतलब अकाउंट्स पेएबल। यस, अकाउंट्स पेएबल, ओके। देन इसके बाद होता है एआर। एआर मतलब क्या होगा फिर, अकाउंट्स रिसीवेबल। यस, अकाउंट्स, अकाउंट रिसीवेबल। इसके बाद अगेन होता है ए, एसेट अकाउंटिंग। ये मतलब क्या रहेगा, एसेट अकाउंटिंग,
ओके, एसेट अकाउंटिंग। इसके बाद अगेन क्या होता है, पीआरएस। पीआरएस मतलब क्या होगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ओके, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये सभी क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आने वाले सब मॉड्यूल। ओके, ये सभी क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आने वाले सब मॉडल्स। और जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ सब मॉडल्स है, उसी तरह से कंट्रोलिंग में भी कुछ सब मॉडल्स है। तो कंट्रोलिंग में कौन कौन से फिर सब मॉडल, तो देखो फर्स्ट है इसमें कॉस्ट सेंटर। ओके, कॉस्ट सेंटर, उसके बाद है कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट, उसके बाद है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर, उसके बाद इंटरनल ऑर्डर, और इसके बाद है प्रोडक्ट कॉस्टिंग। यस, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ सब मॉडल्स इस कंट्रोलिंग में भी अवेलेबल है। क्या क्या है फिर इसमें, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट, प्रॉफिट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर और प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये कुछ सब मॉडल जो है इस कंट्रोलिंग में अवेलेबल। राइट, अभी ये क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, राइट। जैसे कॉस्ट सेंटर तुम यूज कर रहे हो तो किसके लिए यूज करना है, कॉस्ट सेंटर कैसे यूज करना है, कॉस्ट एलिमेंट कैसे यूज करना है, या इंटरनल ऑर्डर एग्जैक्टली क्या होता है, ये हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और ये जो जनरल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल, ये भी डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। और इसके अलावा यस, अभी कल क्या करेंगे हम, ये देखेंगे पहले तो क्या होता है, मतलब जनरल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, या जो कंट्रोलिंग के जो सब मॉडल्स होते हैं, ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये हम देखेंगे। और उसके बाद जो हमें क्या देखना है, ये वाले जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि एसएपी ने पहले क्या किया था, R1, R2, R3 ये रिलीज किए थे, राइट। तो ये हम बाद में देखेंगे एसएपी के वर्जन। जैसे अभी हम कौन सा सीखने वाले हैं, S/4HANA। अगर तुम S/4HANA सीख रहे हो और इंटरव्यू के लिए अगर तुम जाओगे कि तुम बताओगे कि मैंने S/4HANA का कोर्स किया है, तो तुम्हें ऑब्वियसली बताएंगे ठीक है, S/4HANA तुमने किया है तो S/4HANA से पहले कौन से वर्जन थे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ECC तुम बताओगे, लेकिन फिर तुम्हें पूछा जाएगा अगर कि ECC और S/4HANA में क्या डिफरेंस है, राइट। तो वही डिफरेंस जो हम आगे देखने वाले हैं कि क्या है एग्जैक्टली, ECC में क्या था और S/4HANA में क्या है, या कंपनी को S/4HANA रिलीज करने की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या देखना है, फिर फर्स्ट क्या देखना है हमें, ये FICO क्या है, क्योंकि अभी आप कोर्स कर रहे हो FICO का, तो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, इसलिए वो यूज किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एग्जैक्टली कैसे इसका यूज किया है। ओके, यस। और एक चीज, स्टार्टिंग के जो तुम्हारे लेक्चर्स है वो कम टाइमिंग के ही रहेंगे, राइट। यस, क्लियर। फिर यहाँ तक तुम्हें टाइमिंग क्या बताया गया था, 8 to 10। ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ तक ये, बाकी क्या देखेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में।